एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और सबसे पहले आपको बताती हूं आज के शो में क्या होने वाला है खास। लेकर आएंगे आपके लिए Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City का कंपैरिजन, टीवीएस की अपडेटेड Jupiter 110 की टेस्ट राइड। चलिए मेरे साथ मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक के रिव्यू पर। वैसे तो आजकल एसयूवीज का ही चलन है, लेकिन अगर आपको भी कार के नाम पर सेडान बॉडी स्टाइल ही पसंद आती है तो ये स्टोरी आपके लिए है। हम कंपेयर कर रहे हैं Volkswagen Virtus, Honda City और Hyundai Verna को, बताने के लिए कि आपके लिए कौन सी हो सकती है परफेक्ट फिट। इस फाइनेंशियल ईयर की टोटल सेल्स में 60% सेल्स हुई थी एसयूवीज़ की। तो जाहिर सी बात है, दिमाग से सोचेंगे तो एसयूवीज़ ही ज़्यादा सेंसिबल पिक बनती हैं। लेकिन अगर आप दिल से भी सोचते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं लाया हूँ 3 सेडान्स जो हमारे दिल को भाती हैं। यहाँ पर है Hyundai की Verna, Honda City और Volkswagen की Virtus, और इनके साथ हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट। क्या है वो टेस्ट, इस वीडियो में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वेलकम टू एनडीटीवी ऑटो। अब हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट, जैसे 0 to 100, इनके सस्पेंशन का टेस्ट, NVH लेवल्स वगैरह जांचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राइसिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप वर्टस देख रहे हैं, 11,56,000 रुपये से इसकी कीमत स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पर आती है Honda City, ये गाड़ी 11,86,000 रुपये एक शोरूम से स्टार्ट होती है। फिर आती है Hyundai की Verna, इसकी कीमत सबसे कम है, यानी स्टार्टिंग में जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा कम है, 11 लाख से स्टार्ट होती है और 17,42,000 पर अंत होती है। सबसे पहले हमने किया 0 to 100 kmph स्प्रिंट। रिजल्ट बताने से पहले ये बता दूं कि तीनों कार्स के टॉप 1.5 लीटर इंजन वाले वेरिएंट्स हैं हमारे पास, और सब में लगा है एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब आज का सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे Volkswagen Virtus TSI के साथ शुरू, और यहाँ पर हम करेंगे 0 to 100 का टेस्ट। एंड ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, बिकॉज मैं चला रहा हूँ 1.5 TSI, स्ट्रेट लाइन में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, स्ट्रेट लाइन की स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है, इंटरनेट पर भी छाया हुआ है। तो 0 to 100 kmph का टेस्ट इसके साथ शुरू करेंगे हम। इसमें 150 हॉर्स पावर का 1.5 लीटर का TSI इंजन लगा है, लेकिन ये गाड़ी हार्ड लॉन्चेस करने नहीं देती है, जो इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बांध कर रखता है। आई थिंक इसी को कहते हैं TSI पावर। 160 हॉर्स पावर से लैस वर्ना को लॉन्च किया, और इसका इंजन तो बलशाली है ही, लेकिन DCT गियर बॉक्स भी काफी क्विक रहा। इसके बाद Honda City का 121 हॉर्स पावर इंजन लॉन्च करने के दौरान काफ़ी बढ़िया रहा, और इसके iVTEC का लोहा तो मानना पड़ेगा, बट इसका जो CVT है वो हार्ड एक्सेलरेशन में रबर बैंड इफेक्ट ज़रूर दिखाता है। बहरहाल इसने भी यही आंकड़ा काफ़ी जल्दी पकड़ लिया। एक बार फाइनल फिगर्स पर नज़र डाल लेते हैं। हमारे टेस्ट के दौरान Hyundai Verna में मिनिमम 62 डेसिबल्स का साउंड रहा, वहीं मैक्सिमम नंबर 79.2 डेसिबल का रहा। Honda City में मिनिमम 66.4 डेसिबल रहा, वहीं मैक्सिमम 83.6 डेसिबल रहा। Virtus का मिनिमम फिगर 64.2 डेसिबल था और मैक्सिमम फिगर 80.2 डेसिबल का रहा। तीनों गाड़ियों में NVH लेवल्स में मुकाबला काफ़ी करीब रहा, और ये इनके टायर्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी इस टेस्ट में सबसे साइलेंट Hyundai की Verna रही, वहीं Virtus दूसरे पायदान पर और City आखिरी में। अब समय है हमारे तीसरे और आखिरी टेस्ट का। यहाँ पर हम सस्पेंशन टेस्ट करेंगे और देखेंगे किसके सस्पेंशन में सबसे कम मूवमेंट होती है, और उसके लिए हम करेंगे ये कप का इस्तेमाल। इस कप में मैं पानी डालूंगा और एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर जाएंगे और देखेंगे कितना पानी स्पिल होता है। चलिए शुरू करते हैं इसमें पानी डाल के। वाटर सेविंग टेस्ट में सिटी ने काफ़ी पानी बचाया और मुझे कम भिगाया। इसके बाद वर्टस ने थोड़ा ज़्यादा पानी स्पिल किया, लेकिन टेस्ट के आखिरी में वर्ना ने सबसे ज़्यादा पानी गिराकर ये जीत होंडा सिटी को थमा दी। वर्ना का सस्पेंशन सॉफ्ट साइड पर है और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर मूवमेंट के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी फैल गया।
कंफर्ट के मामले में रियर सीट का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी होंडा सिटी का बेहतर लगता है क्योंकि इसकी सीट्स की कुशनिंग भी बेहतरीन है। अब हमारे इस वीडियो से ये तो प्रूव हो गया कि सेडान्स काफ़ी ज़्यादा फन होती हैं एसयूवीज़ के मुकाबले में। और टेस्ट्स की बात करें तो हमारी 0 to 100 स्प्रिंट में वर्टुस और वर्ना का काफ़ी करीबी मुकाबला रहा, बिकॉज 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, दोनों में ही आपको DCT देखने को मिलता है। जो ये सिटी थी यहाँ पर थोड़ी सी पीछे रह गई बिकॉज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन ग्लोबली इसमें 1 लीटर इंजन मिलता है जो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा टॉर्कियर है। तो शायद ये क्यों है होंडा के लिए ये इंजन इंडिया में लाने के लिए। NVH लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर एक सरप्राइज़ है, सबसे कम NVH लेवल्स थे वर्ना में, फिर उसके बाद वर्टुस में और सिटी में, बिकॉज इसका इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूमी हो जाता है जब आप इसको थोड़ा पुश करते हैं। और जब राइड कंफर्ट की बात आती है तो वहाँ आज भी होंडा सिटी एक्सेल करती है और इस कारण इसमें सबसे कम पानी डिस्प्लेस हुआ। उसके बाद वर्टुस में कम पानी डिस्प्लेस हुआ और सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट हुआ हांडे की वर्ना में। टीवीएस ने अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट जुपिटर 110 को एक अपडेट दिया है। चलिए पता करते हैं क्या कुछ बदला है। 2024 मॉडल को दिए गए हैं बहुत सारे चेंजेस। इंजन पहले से बदल चुका है, ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, एक आकर्षक नया डिज़ाइन मिल रहा है स्कूटर को। फीचर्स में भी ढेर सारे सुधार किए गए हैं। जुपिटर 125 की अच्छाइयाँ थी वो अब आपको जुपिटर 110 में भी दिखेंगी। जो फ्यूल टैंक है वो अब फ्लोरबोर्ड के नीचे आ चुका है। इनलेट सामने की ओर, ये हमने जुपिटर 125 में देखा है, वैसा हिसाब किताब आपको जुपिटर 110 में देखने को मिल जाएगा। सामने की ओर USB चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे आप वॉलेट या फिर फ़ोन रखने के लिए आपको एक अच्छा सा डीप पॉकेट दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन पहले से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिल जाएगा जो कनेक्टेड फीचर्स के साथ लैस है। आप नेविगेशन एक्सेस कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा और इनकमिंग कॉल अलर्ट्स भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिज़ाइन आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी ये EV टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे प्रतीत होता दिखाई पड़ता है। टोटल आपको 6 कलर ऑप्शन में जुपिटर 110 मिल जाएगी और एक काफ़ी कारगर फीचर जो हमने 125 में भी देखा है वो है मेटल मैक्स बॉडी। ये साइड वाले जो पैनल है सामने की ओर और यहाँ फेंडर, ये मेटल में फिनिश किया गया है जो ओवरऑल इसको मजबूती देता है। सामने की ओर आपको अब 12 इंच के व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। पहले 10 मिलते थे, अब ये 12 इंच के बन चुके हैं। ओवरऑल जो वज़न है वो 105 किलोग्राम है इस स्कूटर का। और एक बहुत ही बड़ा बदलाव है इस सीट के नीचे, क्योंकि फ्यूल टैंक प्लेसमेंट चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे एक डीप और लंबा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे आप 2 हेलमेट रख सकते हैं। ब्रेक्स भी पहले से चेंज हो चुके हैं। फ्रंट में अब आप देख सकते हैं 220 मिलीमीटर का रोटो पेटल डिस्क इस्तेमाल हो रहा है, जो कंपनी कह रही है पहले के मुकाबले ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपको बेहतर प्रदान करती है। ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी स्कूटर की काफ़ी नीचे हो चुकी है, क्योंकि जो इसका फ्यूल प्लेसमेंट है फ्यूल टैंक का, ये अब नीचे की ओर हो चुका है। ओवरऑल ये डायनामिक्स में आपको मदद करनी चाहिए। इंजन की अगर बात करें तो पहले के मुकाबले अब इंजन बदल चुका है। थोड़ा बड़ा इंजन मिल रहा है इस स्कूटर को, 113 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, और कंपनी कह रही है इसके इंटरनल्स में चेंजेस किए गए हैं। लो फ्रिक्शन मटेरियल का इस्तेमाल हो रही है। ओवरऑल NVH फैक्टर अब आपको बेहतर दिखाई पड़नी चाहिए जब आप स्कूटर को लेके रोड पे निकलते हैं। पावर और टॉर्क फिगर भी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा आपको मिलेगा। 8.2 PS, 9.8 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। यहाँ पे कंपनी ने एक इंटरेस्टिंग सा फीचर जोड़ दिया है, TVS iGo असिस्ट। एक छोटा सा माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम कह सकते हैं जो आपको थोड़ा ज़्यादा टॉर्क प्रदान करती है, ओवरटेक करने में आपको मदद करेगी और ये 0.6 न्यूटन मीटर ज़्यादा प्रदान करती है। टॉप वेरिएंट्स में आपको ये फीचर मिलता है जहाँ ओवरऑल टॉर्क आउटपुट 9.8 न्यूटन मीटर बन जाता है। ओवरऑल कंपनी कह रही है बेटर एक्सेलरेशन पहले से, ज़्यादा माइलेज भी आपको देगी जुपिटर 110। आप देख रहे हैं द NDTV ऑटो शो। मैं आज चला रही हूँ BMW XM, जो कि एक प्लग इन हाइब्रिड है। लेकिन BMW ने कुछ ही दिन पहले मिनी की इलेक्ट्रिक कंट्रीमैन लॉन्च की है। चलिए मेरे साथ इसके एक रिव्यू पर। यह है मिनी कंट्रीमैन और ख़ास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक है। मिनी की तरफ से दूसरा प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रहा है। इसके पहले उन्होंने मिनी कूपर SE लॉन्च की थी और इसके बाद कंट्रीमैन का इलेक्ट्रिक वर्जन आ रहा है।
लेकिन अब ये इतनी मिनी बची नहीं है, क्योंकि वैसे भी कंट्रीमैन फैमिली के लिए बनाई गई थी तो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अब ये उससे भी बड़ी हो चुकी है। 130 mm इसकी लेंथ बढ़ी है, 80 mm विड्थ बढ़ी है और साथ ही व्हील बेस भी 33 mm बढ़ गया है। अब उस बड़े साइज का फायदा ये है कि इसमें आपको थोड़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है। 66.45 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें आपको मिल रही है। ये उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर iX1 बनी है, लेकिन iX1 में 2 मोटर्स मिलते हैं, इसमें एक मोटर है जो कि फ्रंट एक्सल पर माउंटेड है। जो iX1 है वो परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। 0 to 100 आप करीब 5 सेकेंड्स में पहुंचते हैं, यहाँ पर आपको 0 to 100 पहुंचने में 8.6 सेकेंड्स लगेंगे। लेकिन ये फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पर उतना फोकस नहीं है, कंफर्ट कन्वीनियंस पर फोकस है। तो चलिए आपको बताती हूँ क्या ये गाड़ी आपकी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकती है। अब मिनी है तो क्वर्कीनेस तो गारंटीड है। इसके लुक्स भी थोड़े क्वर्की हैं और इंटीरियर्स पे भी आपको काफ़ी सारे क्वर्की एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन पहले लुक्स की बात करते हैं तो ऑक्टागोनल ग्रिल आपको मिलता है और उसके बीच में जो आपको पैच दिखाई दे रहा है वो आपको लगेगा कि चार्जिंग पॉइंट है, बट एक्चुअली चार्जिंग पॉइंट साइड में दिया गया है। ये जो है वो है एडास सेंसर। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग DRLs आपको मिल जाते हैं। ये जो गाड़ी हमारे पास है उसमें क्लासिक पैक लगा हुआ है तो आपको 19 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। और एक बात अगर आप ध्यान दें तो जितनी भी जो आपको एक्सेंट्स दिखाई देंगे वो सारे के सारे आपको ब्रॉन्ज कलर में दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको डुअल टोन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, रूफ रेल्स ब्लैक में दिए गए हैं और साथ ही अगर आप इसका रियर देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो जो यूनियन जैक टेल लैम्प्स हर जगह हमें मिनी में दिखाई देते हैं उसको इस गाड़ी में थोड़ा री इमेजिन किया गया है। LED टेल लैम्प्स हैं और इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। अब फैमिली के लिए गाड़ी है तो फिर लगेज स्पेस भी तो होना चाहिए जिससे आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकें। तो इसमें आपको बूट स्पेस 400 लीटर से ज़्यादा का मिलता है और साथ ही जो सेकेंड रो है वो 40-20-40 में स्प्लिट फोल्ड होती है तो आप काफ़ी ज़्यादा लगेज स्पेस बना सकते हैं। क्वर्कीनेस गाड़ी के इंटीरियर्स में भी आपको मिल जाती है। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर शेडेड इफेक्ट आ रहा है। इसका जो डोर हैंडल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लुकिंग है। देन ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर राउंड टच स्क्रीन मिल रही है। 9.4 इंच की ये टच स्क्रीन, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसके कलर, ग्राफिक, यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर चीज़ें आपको इस टच स्क्रीन में जाकर ही इस्तेमाल करनी है, यानी कि समझ सो कि आपको अगर रीजनरेशन मैनेज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, आपको इस स्क्रीन से ही मैनेज करना है। सामान रखने के लिए कितनी जगह मिल रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है जहाँ पर आपको ये डिजिटल की दिखा देती हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी जगह यहाँ पर है। आर्मरेस्ट के नीचे कोई जगह नहीं है। जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज़ ठीक है, डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है, लेकिन डोर में जो पॉकेट बना हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा सामान नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप बड़ी बॉटल रखना चाहते हैं तो वो भी आपको थोड़ा सा परेशान करेगा क्योंकि बहुत बड़ी बॉटल उसमें नहीं आ रही है। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। मोबाइल आप यहाँ नीचे भी रख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको C टाइप के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं चार्जिंग के लिए और एक 12 वोल्ट का पॉइंट भी है आपके मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए। चलिए अब ले चलती हूँ आपको सेकेंड रो पर। सेकेंड रो पर आपको iX1 की याद आ जाती है क्योंकि उतना ही स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक ठाक सा यहाँ पर आपको लेग रूम मिल जाता है। ये सीट वहीं पर है जहाँ पर मैं ड्राइव कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर ओके स्पेस है, पैर आगे फैला सकती हूँ। थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जहाँ पर 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे हैं और बच्चों के लिए ये सीट ठीक है। फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। सामान रखने के लिए यहाँ पर आपको सीट पॉकेट में थोड़ी सी जगह मिलती है और रियर डोर में भी सामान रखने के लिए जगह है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पर भी 1 लीटर की बॉटल आ सकती है। इसके अलावा आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाते हैं और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है।
मिनी कंट्रीमैन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपको वो प्रॉपर एसयूवी वाली फील तो नहीं आती, लेकिन बहुत लो भी आप नहीं बैठते हो और आपको सामने बोनट दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो एक फील होती है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। इस गाड़ी में हेड अप डिस्प्ले लगा हुआ है, लेकिन हेड अप डिस्प्ले ऑप्शनल है, आपको अगेन उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। फ्रंट टू सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और ड्राइवर सीट में मेमोरी फंक्शन भी है और इनमें आपको मसाजिंग फंक्शन भी मिलता है, लेकिन मसाज की इंटेंसिटी आप नहीं बदल सकते। 2 ऑप्शन है मसाजिंग के, वो आप चुन सकते हैं। मुझे इसका स्टीयरिंग बहुत पसंद आया, छोटा स्टीयरिंग है और वो जो गो कार्ट वाली फीलिंग आपको चाहिए मिनी में, वो इस स्टीयरिंग में थोड़ी सी मिल जाती है। इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया है। स्लो स्पीड्स पर लाइट रहता है और जैसे ही आप स्पीड पर करते हैं थोड़ा सा इसमें वेट बढ़ता है। नाउ ऑन टू सम सीरियस स्टफ। इसमें आपको 66.45 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। क्लेम्ड रेंज करीब 460 किलोमीटर्स की है, तो आप रियल वर्ल्ड में ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपको 380 के आसपास की रेंज मिल जानी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा फिगर तो नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। और अगर आप मिनी कूपर एसी से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। जैसा मैंने बताया, आपको एक ही मोटर है, फ्रंट एक्सल पर लगी हुई है। 204 HP की आपको पावर मिल जाती है और 250 Nm का टॉर्क। और 3 मोड्स मिलते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनसे आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये टॉगल स्विच दिया गया है और इसमें जो ड्राइव मोड्स का जो नाम है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। तो पहले एक है गो कार्ट मोड, जिसको आप एक तरह से स्पोर्ट्स मोड समझ सकते हैं, जहाँ पर परफॉर्मेंस जो है, जो पावर डिलीवरी है वो बहुत तेज़ी से होती है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत तेज़ बढ़ जाता है। लेकिन पावर आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होता। तीनों ही मोड में आपको पावर उतनी ही मिलती है, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी बदल जाती है। अब इसकी जो राइड क्वालिटी है वो मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, स्पेशली क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, तो कंफर्ट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और वही आपको इस गाड़ी में मिलता है। जो इसका सस्पेंशन है वो कंफर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा स्क्विशीनेस या फिर स्पॉन्जीनेस पता चलेगी। गाड़ी फिर भी फर्म रहती है, लेकिन जो कंफर्ट चाहिए आपको गाड़ी के अंदर वो मिल जाता है। इसमें आपको 202 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हमने क्रॉस किए हैं, जब मैंने सुबह शुरुआत की थी तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, लेकिन हमने सुबह से लेकर काफ़ी देर शहर में ही चलाया है और सारे स्पीड ब्रेकर्स इसने बड़े आसानी से क्रॉस किए हैं। हैंडलिंग की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड पता चलती है। अगर आप थोड़ी स्पीड में टर्न्स वगैरह ले लेते हैं तो भी स्टेबल पता चलेगी। बहुत ही हल्का सा बॉडी रोल आपको पता चलेगा, लेकिन क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी नीचे हो जाता है बैटरी की वजह से, आपको गाड़ी स्टेबल ही पता चलेगी। इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है और उसका जो इंटेंसिटी है वो आप इस स्क्रीन में जाकर चेंज कर सकते हैं। और जब हाईएस्ट लेवल पर भी है, हम सुबह से हाईएस्ट लेवल पर चला रहे हैं इसको ज़्यादातर टाइम, और बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं है, झटका सा नहीं लगता, तो आप एक्चुअली उसको यूज़ कर सकते हैं। आज के शो में इतना ही। कैसा लगा आपको आज का शो, हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube पर या फिर हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।